खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुरेखा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है, ये एक ऐसी ट्रिप की कहानी है जो घर वालों से छुपाकर की गई। टीनेज का फितूर, कुछ कजिन्स मिलकर निकल पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमने, लेकिन वहां उनके पीछे पड़ती एक ऐसी माया कि आज भी वानी उस रात को याद करके अनकंफर्टेबल फील करती है। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है वानी ने, और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो वानी और उनके कजिन के साथ हुआ 2022 में। वानी ओरिजिनली तो हिमाचल से बिलोंग करती है, लेकिन बचपन से ही दिल्ली में पली बड़ी थी क्योंकि उसके मॉम डैड दिल्ली में ही जॉब करते थे। हिमाचल जाना उसके लिए मोस्टली वेकेशंस, वेडिंग या फिर फैमिली गेट टुगेदर तक ही लिमिटेड था। उसके 3 क्लोज कजिन्स थे, आरव, आयुष्मान और शुभम। और ऑनेस्टली ये चारों एक प्रॉपर मस्तीखोर गैंग था। हर फैमिली फंक्शन में साथ, हर बकैती में साथ, और हर बार डांट भी सबको साथ में ही पड़ती थी। आरव जो था वो वानी की मामी का बेटा था। आरव लोकल स्कूल में ही पढ़ता था और आयुष्मान और शुभम हॉस्टल में पढ़ते थे। इन सभी लोगों का 12th बोर्ड का रिजल्ट अभी अभी आया था और सबके ऊपर से प्रेशर फाइनली खत्म हो गया था और पहली बार उन्हें फील हो रहा था इतने सालों में कि अब लाइफ थोड़ी थोड़ी फ्री हुई है। बात है 10 जुलाई 2022 की। सभी के सभी कजिन्स वीडियो कॉल पर थे। कोई ये डिस्कस कर रहा था कि अब कॉलेज जाना है, कौन से कॉलेज में जाना होगा, फ्यूचर कैसा होगा, रिलेशनशिप्स, ये सब बातें जो कजिन लेवल के बीच में होती है वो सब कुछ चल रहा था। तभी शुभम ने बोला कि यार एक काम करते हैं, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हम लोग सब मिलके कहीं ट्रिप पर चलते हैं। और यहीं से इनकी ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो गई। शुभम जो था वो इनके ग्रुप का सबसे फियरलेस बंदा था, एक ऐसा लड़का जो हॉरर मूवीज को देखकर हंसता था। दूसरी साइड आरव और आयुष्मान की मम्मी यानी वानी की मामी काफी सुपरस्टिशियस थी। उनका एक बहुत सिंपल सा रूल था, बड़ों के बिना कहीं बाहर नहीं जाना है, और स्पेशली सुनसान जगहों पर। और इन चीजों को लेकर वो काफी स्ट्रिक्ट थी। लेकिन अब आप भी जानते हैं 18-19 साल के बच्चे कहाँ अपने घर वालों की बातें सुनते हैं। तो इनका प्लान बना। इन सब ने डिसाइड किया कि कोई भी घर पर नहीं बताएगा, सब लोग घर पर झूठ बोलेंगे और सीक्रेटली ये लोग एक कैंपिंग ट्रिप पर जाएंगे। लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर वाले जाने नहीं देंगे। तो सब लोग डिसाइड किया कि एक बार सब लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं, फिर वहां से गायब होकर ये सब लोग कैंपिंग ट्रिप पर चलेंगे। आरव जो था वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट था और इसीलिए उसका एडमिशन जो है वो मंडी के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। और उसके बाद नवंबर में इन लोगों का फाइनल प्लान लॉक हुआ। वानी दिल्ली से हिमाचल आने वाली थी और फिर वहां से सब लोग कैंपिंग के लिए निकलने वाले थे और किसी के भी घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। वानी ने अपने पेरेंट्स को बोला कि कॉलेज की तरफ से एक एजुकेशन ट्रिप है और उसे वहां पर जाना है। तो पहले उसके मॉम डैड ने डायरेक्टली मना कर दिया। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, कौन कौन जा रहा है, टीचर्स होंगे या फिर नहीं होंगे, कहाँ रुकोगे, क्या अरेंजमेंट है। अब इन सवालों के प्रॉपर जवाब वानी के पास नहीं थे क्योंकि उसके पास तो एक फेक बहाना था, लेकिन उसने भी जिद नहीं छोड़ी और काफी इमोशनल ड्रामा करने के बाद समहाउ उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन मिल गई। जिस दिन वानी हिमाचल के लिए निकली तब नवंबर की ठंड प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह उसने दिल्ली से बस ली थी और रात तक उसे हिमाचल पहुंचना था। और हिमाचल में भी उसकी नानी और उसके मामा के घर पे किसी को भी नहीं पता था कि वो हिमाचल आ रही है, क्योंकि जिस एरिया में वो जा रहे थे वो आरव का घर यानी वानी की नानी के हाउस के पास में ही था। क्योंकि वानी ने मना किया इसलिए हम लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उधर शुभम और आयुष्मान पंजाब में हॉस्टल में रहते थे और उनका हॉस्टल इतना स्ट्रिक्ट था कि बिना पेरेंट कंफर्मेशन के लीव मिलना इम्पॉसिबल था। तो इन लोगों ने प्लान बनाया और उन्होंने वानी को बोला कि तू तुम्हारी मम्मी बन के बात कर ले। और ऐसा ही हुआ। वानी ने लिटरली एक्टिंग करी। उसने हॉस्टल अथॉरिटीज को कॉल करके बोला कि घर में इमरजेंसी है, आप दोनों बच्चों को प्लीज भेज दीजिए। और शॉकिंगली उनका ये काम प्लान कर गया। और इनको सबसे ज्यादा मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि लोग पहली बार अकेले जाएंगे, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करेंगे और नाइट आउट करने वाले थे, पूरा बॉनफायर करने वाले थे। क्योंकि आरव एरिया को बहुत अच्छे से जानता था तो वहां एज सच उनको किसी चीज का डर भी नहीं था। तो ट्रिप स्टार्ट होती है।
वानी ने दिल्ली से बस पकड़ी। उसने शुभम को कॉल किया कि मैं जब पहुंचूंगी तो तू मुझे कार लेके आ जाना, क्योंकि मेरे को पहुंचते पहुंचते लेट नाइट हो जाएगा। बस में बैठी और बस निकल पड़ी। रात के करीब 2:45 बजे उस बस ने वानी को उसके बस स्टॉप पर उतारा, जहां से उसे शुभम पिक करने वाला था। अभी तक शुभम वहां पर नहीं पहुंचा था और पहाड़ों का बस स्टॉप, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया था सड़क के ऊपर। सिर्फ वहां पर बस स्टॉप का शेड और वहां पर एक बेंच लगी हुई थी। जब वानी उतरी तो वो नींदों में थी, लेकिन जैसे उसे रियलाइज हुआ बस उसे छोड़ के आगे निकल गई, उसकी सारी की सारी नींद उड़ गई। वो चुपचाप जाके बस शेड में लगी उस बेंच के ऊपर बैठ गई। जब जाते आते बस की वो आखिरी रेड लाइट भी उसकी आंखों से ओझल हो गई, तब वानी ने चारों तरफ देखा और उसे पहली बार ही रियलाइज हुआ कि रात में अकेले होने का डर क्या होता है। वो बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और शुभम को कॉल किया कि भाई तू कहां पर है? मैं यहाँ पर बस स्टैंड पर अकेली हूं और मुझे बहुत वियर्ड सा फील हो रहा है। शुभम ने हंसते हुए बोला, ऐ ड्रामा बंद कर, 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद उसने फोन काट दिया। वानी नॉर्मली इतनी जल्दी पैनिक नहीं करती थी। दिल्ली में पली बड़ी थी, सोलो ट्रैवल भी उसने बहुत किया हुआ था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। या तो शायद नई जगह होने की वजह से, या फिर रात का ये टाइम होने की वजह से, क्योंकि इंसान जब अनफेमिलियर जगह पर अकेला होता है तो उसका दिमाग हर छोटी चीज को नोटिस करने लगता है। अभी शुभम को आने में करीबन 10-15 मिनट बाकी थे और वानी के लिए समय पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो उस बेंच पर बैठी बैठी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, साइलेंट मोड पे था, मतलब कुछ पढ़ रही थी चीजों को। तभी उसे किसी की धीरे से बात करने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल हल्की, जैसे दो लोग दूर खड़े होकर फुसफुसा रहे हो। मैंने तुरंत इधर उधर देखा। रोड बिल्कुल खाली थी और रोड के बाद बिल्कुल घुप अंधेरा। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई। सब लोग ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, कोई हवा होगी या कोई इमेजिनेशन होगा, और वानी ने भी यही सोचा। बट फिर उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपनी रुद्राक्ष की माला पहनना भूल गई है, और ये उसके लिए काफी अनयूजुअल था, क्योंकि वो बिना उस माला के कभी भी बाहर नहीं निकला करती थी। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह लो या फिर उसकी ओवर थिंकिंग कह लो, बट उस मोमेंट के बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी माला उसके साथ नहीं है, वानी को बहुत तेज डर लगने लगा। उन्हें उसने बिना टाइम वेस्ट किए फोन पर हनुमान चालीसा प्ले कर दी और खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और कुछ ही देर के बाद उसे दूर से कार की हेडलाइट्स आती हुई दिखाई दी। ये कोई और नहीं, शुभम और आयुष्मान थे। उन्होंने आके उसके पास कार रोकी। वानी फटाफट से कार में बैठती है और कार में बैठते ही उसने राहत की सांस ली। कार शुरू हुई, शुभम ने कार में म्यूजिक बढ़ाया, नॉर्मल बातें करनी शुरू कर दी। बट वानी अभी भी अनईजी फील कर रही थी। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। शुभम ने रिवर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हो गया तेरे को? तू इतनी चुप क्यों है? तो वानी ने उसको सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शुभम हंस पड़ा और बोला, क्या है यार, भूत ने स्पेसिफिकली तुझे ही चूज कर लिया। चल सही है, कोई तो तेरा दोस्त बना। उसकी बात सुनकर वानी वापस से चुप हो गई। लेकिन तब आयुष्मान ने एकदम कैजुअली वानी से पूछा कि यार एक्चुअली कहते हैं ना, इस रूट पर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। लोग नाइट ड्राइव करते हुए ओवर स्पीड करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक भी करते हैं। तो लोकल्स बोलते हैं कि इन लोगों की जब एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होती है, तो कभी कभी रात के इस टाइम पर इनकी जो आत्माएं भटकती है, उनकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को, रुके हुए लोगों को अजीब सा फील होता है। शायद तेरे साथ भी ऐसा हुआ, कोई भटकती आत्मा तेरे आसपास से गुजर गई हो। और तू देख, उसने एक छोटे से बने हुए मंदिर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसीलिए यहाँ पर हर थोड़ी दूर पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, ताकि जब लोग अकेले यहाँ से निकलें तो उनके आसपास कोई आत्मा ना आ जाए। अब उसने बोला तो बिल्कुल नॉर्मल टोन में था, लेकिन पूरी गाड़ी के अंदर साइलेंस छा गई थी। उसकी बात सुनकर वानी थोड़ा और घबरा गई। उसने बोला, ठीक है यार, तू बंद कर, और अपना आंख बंद करके लेट गई। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद सुबह हो गई। फिर रास्ते में इन लोगों ने एक होटल किया। ये लोग रुके क्योंकि रात भर ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत आसपास घूमे, और शाम के करीबन 4-4:30 बजे ये लोग वापस से निकले आरव के पास जाने के लिए।
अब जैसे ही गाड़ी चली वापस से आगे तो वानी को ना थोड़ी अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसे ऐसी वाइब्स आने लगी जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। जब अभी लोग आगे निकले तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर ये अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके। तो वानी और आयुष्मान ने शुभम से कहा कि काम कर, तू पेट्रोल भरवा, हम लोग वॉशरूम होकर आते हैं। जब ये लोग वापस आए तो जो पेट्रोल पंप वाला आदमी था उसने उन्हें बताया कि आगे का जो मेन रोड है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से खराब है। अगर वो लोग चाहें तो उधर छोटा एक रास्ता आता है, उससे निकल कर जा सकते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन सही रहेगा, वरना ऐसा हो सकता है कि जो मेन रोड वाला रास्ता है उससे ये जाम के अंदर फंसे रहे। इन तीनों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और उनको लगा कि यार सही बात है, अगर फंस गए तो और टाइम चला जाएगा और हो सकता है वो रात यहाँ पर बैठना पड़ जाए। उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और उन्होंने वो रास्ता उससे पूछ लिया और शायद यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़ी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो कट दिख गया जो रास्ता उस पेट्रोल पंप वाले आदमी ने बताया था और ये लोग उस सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ गए। अब तक शाम भी हो चुकी थी और अंधेरा ढल गया था। अभी गाड़ी चल रही थी कि तभी अचानक से आयुष्मान की नजर रास्ते के किनारे पर बैठे हुए खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश पहले दूर से दिख रहा था और जैसे इनकी गाड़ी खरगोश के पास पहुंचे, खरगोश भी एकदम से बहुत तेज तेज गाड़ी के आगे आगे भागने लगा। ऑब्वियसली आयुष्मान थोड़ी स्पीड अपनी कम कर ली थी, उसे लगा कि ये खरगोश एकदम से गाड़ी के आगे ना आ जाए, लेकिन वो खरगोश तो बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा था। जैसे वो गाड़ी थोड़ा दूर जाता वो अपनी स्पीड को कम कर लेता। इधर जैसे आयुष्मान अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता वो खरगोश और तेज दौड़ने लगता और जैसे आयुष्मान अपनी गाड़ी रोक देता वो खरगोश भी रुक जाता और पलटकर इन लोगों को देखने लगता जैसे कोई इंसान घूम घूम कर देखता है। बिल्कुल ऐसे ही वो इन तीनों को देख रहा था। ये सब देखकर शोम बोला, यार बड़ी अजीब बात है, ऐसा खरगोश तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये साला अपने को फॉलो कर रहे हैं, अपन इसको फॉलो कर रहे हैं। एक काम करते हैं, तू गाड़ी रोक, अपन उतर कर देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब मूवीज वगैरह सब देखते हैं, जानवर ऐसा बिहेव कब करता है? हाँ, जब उसके दोस्त वगैरह मुसीबत में होते हैं। तो शुभम ने कहा कि ऐसा हो सकता है ये बेचारा अपने से कुछ बोलना चाह रहा हो, इसकी फैमिली या इसके साथी कहीं प्रॉब्लम में हो। शुभम की बात सबको सही लगी। तीनों लोग गाड़ी से उतर गए और उस खरगोश के पीछे चलने लगे। लेकिन कुछ ही दूर पीछा करने के बाद और खरगोश अंधेरे में एकदम से कहीं पर गायब हो गया और अब तीनों एकदम से घबरा गए कि अभी अभी 1-2 सेकंड पहले तो अपनी आंखों के सामने था और वो एकदम हवा की तरह कैसे गायब हो गया। शुभम ने अपना डर छुपाते हुए कहा, अरे चलो छोड़ो यार, कहीं भाग गया होगा झाड़ी वाड़ियों के अंदर और हमारा ध्यान नहीं रहा। चलो वापस चलते हैं, वरना हमें आरव तक पहुंचने में और लेट हो जाएगा। और इधर ये सब होते ही वानी के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लग रहा था कि अब वो शायद कार में वापस बैठ ही नहीं पाएंगे और कभी आरव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एकदम से वानी पैनिक करके गाड़ी की तरफ भागती होती, भागो भागो। अब आप सोचो, आप जंगल में खड़े, मतलब सुनसान रास्ता है, आप 3 लोग और आप में से एक आदमी बोलता है भागो भागो। तो जैसे वानी भागी, उन दोनों ने दिमाग में लगाया क्या बोल रही, क्यों बोल रही, वो भी भागे। गाड़ी उनसे करीबन सिर्फ 100 मीटर दूर थी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो लोग गाड़ी के पास में थे। और जैसे ही वो तीनों गाड़ी के पास आए, उन तीनों के कदम वहीं के वहीं रुक गए कुछ देखकर। अंदर गाड़ी में आरव की सीट पर कोई बैठा हुआ था। उसके बाल अजीब और बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे और पुराने लग रहे थे और गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही गंदी और सड़ी हुई स्मेल आ रही थी। वानी और आयुष्मान डर के मारे वहीं जम गए थे, लेकिन शुभम ने खुद को संभालते हुए बोला कि शायद ये कोई चोर है, चलो जल्दी। अभी भी वो गाड़ी से करीबन 10-15 मीटर दूर थे और अभी तक भी इनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि इनके साथ असलियत में क्या हो रहा है। वो लोग तेजी से कदम बढ़ा के गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे उन्होंने गाड़ी के अंदर झांका, गाड़ी तो बिल्कुल खाली थी। और अभी कुछ सेकंड्स पहले तीनों के तीनों ने एक ही सीन देखा था और इसे आप वहम नहीं कह सकते। तीनों सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये क्या था। उनमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तीनों के तीनों चुपचाप खड़े थे और उन्हें समझ में नहीं रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तीनों ने अपनी आंखों से उस आदमी को, पता नहीं कौन था वो, उसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा था, फिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। शोभन ने फिर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, उसे सबको समझाया कि ऐसा हो सकता है कि हम सबको वहम हो गया होगा। सुनसान रास्ता है, या तो हो सकता है कहीं लाइट की उसकी वजह से ऐसा शेप बन गया हो, कोई रिफ्लेक्शन बन रहा हो। एक काम करो,
यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। उसकी बात मानकर तीनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठते उन तीनों को वो अजीब सी स्मेल तो आ ही रही थी। वो लोग वहां से निकल तो गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वानी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ उसके हाथ से टकराया हो। लेकिन गाड़ी में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों भाई फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और वानी पीछे वाली सीट पर अकेली थी। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा। फिर वो लोग आरव के पास पहुंचे और उसे भी अपने साथ लेकर ये लोग मनाली के लिए निकल पड़े। आरव के घर यानी वानी की नानी के पर भी किसी को नहीं पता था कि ये सब लोग साथ में हैं। आरव इन बाकी तीनों से बिल्कुल अलग था। वो पूजा पाठ या भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। ये लोग मनाली पहुंचते हैं। वहां पर इन लोगों ने एक होटल किया मेन मनाली से दूर, और उसी के पास एक ट्रैकिंग स्पॉट था जो आरव ने पहले ही पता कर लिया था। वो ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वहां पे बहुत लोग नहीं जाते थे, लेकिन आरव के एक लोकल दोस्त के साथ वो वहां पर पहले आया था कैंपिंग के लिए। ये जो जगह थी ये बहुत ज़्यादा शांत थी और ये लोग अगले दिन वहां पर गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो आयुष्मान था वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो अचानक बहुत चुप चुप सा हो गया था, ना किसी से बात कर रहा था, ना ठीक से कुछ खा रहा था। जब वानी और शुभम ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने आप में ही चुप चुप रहा। सब लोगों ने वहां घूमते घूमते एक बढ़िया कैंपिंग स्पॉट ढूंढा और वहां पर उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया और फिर सब लोग वहां पर पिक्चर्स वगैरह लेने लग गए। लेकिन आयुष्मान बिना किसी से कुछ बोले कैंप के अंदर जाकर सो गया। अब किसी ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि क्या फालतू में नौटंकी करने में लगा हुआ है, ठीक है सो रहा है, सोने दो इसको। होता ना कई बार आपका कोई कजिन ज्यादा नौटंकी करता है तो आप यही करते हो। तो बाकी सब लोगों ने बढ़िया वहां पर दिन भर एंजॉय किया। अब जैसे ही शाम हुई, ये चारों के चारों कजिन कैंप के बाहर इन्होंने आग जलाने का पूरा सेटअप किया और वहां पर आग लगाई। उस वक्त वानी को बार बार महसूस हो रहा था जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। उसने कई बार मुड़कर भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और साथ ही साथ उसे रह रहकर वो स्मेल भी आ रही थी जो उस टाइम गाड़ी में आई थी। वानी ने ये बात भी तीनों भाइयों को बताई, तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। थोड़ी देर के बाद आयुष्मान भी वहां पर आकर बैठ गया। अब वो चारों बचपन की बातें करने लगे कि कैसे वो साथ बड़े हुए, कैसे जिंदगी बदल गई और अब कैसे सभी लोग बड़े होकर साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। आयुष्मान दिन की तरह अभी भी बिल्कुल चुपचाप ही था। कैंप फायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका एक्सप्रेशन वानी को काफी अजीब सा लग रहा था। आरव उठ के उसके पास गया और हंसते हुए बोला, क्या हो भाई, आज तो इतना चुप क्यों है? उसकी बात सुनकर आयुष्मान ने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाकर उसे अजीब तरीके से देखा। उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया और वापस से वो उस जलती हुई आग की तरफ देखने लगा। आरव को उसका रिस्पॉन्स बड़ा ही अजीब लगा। खैर उसने इसको इग्नोर किया। अच्छा, जो आरव था उसकी गर्लफ्रेंड थी जो भगवान और स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती थी और उसने आरव को कुछ मंत्र और कुछ स्त्रोत सिखाए हुए थे। तो वो अपने सभी कजिन्स को ये बताने लगा कि भाई देखो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सब मंत्र सिखाए हैं, और वो उन मंत्रों को और स्त्रोतों को बोलने लगा। लेकिन जैसे ही आरव ने उन मंत्रों को थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, आयुष्मान एकदम से उठ खड़ा हुआ और बिना कोई वार्निंग दिए उसने सीधा आरव का गला पकड़ लिया, इतना जोर से कि आरव की सांसें रुकने लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा में फिर से वही सड़ी स्मेल फैल गई, बिल्कुल वही स्मेल जिन्होंने उस रोड वाले इंसिडेंट के टाइम फील हुई थी। वानी और शुभम पैनिक में तुरंत उन दोनों को अलग करने के लिए भागे, लेकिन जैसे ही वानी ने आयुष्मान का हाथ पकड़ा, आयुष्मान ने धीरे से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसे देखकर वानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, जैसे आंखों की पुतलियां फैलकर पूरी आंखों में कवर हो गई हो। उसकी नजर में इतना गुस्सा था कि वानी का खून जम गया और एक सेकंड के लिए उसे जनने लगा कि वो उसे खा ही जाएगा। इधर शुभम ने बड़ी मुश्किल से खींचकर आयुष्मान की पकड़ से आरव को छुड़ाया और गुस्से में बोला, पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? उसकी बात सुनकर आयुष्मान धीरे से हंसा और फिर अजीब आवाज में बोला,
ये बचपन में मुझे मारता था, मैं इसे आज मारना चाहता था। उसकी वॉइस नॉर्मल नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ दो दो आवाजें आ रही हो। सब उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड रह गए। सो बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आयुष्मान कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता था। फिर जैसे जैसे उन्होंने उसको शांत किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया और सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए सब लोगों ने खाना वगैरह स्टार्ट किया, थोड़ा सा म्यूजिक चला दिया और फेक हंसी मजाक करने लगे। लेकिन वानी का डर अब और बढ़ चुका था। जब उसने फिर से आयुष्मान की तरफ देखा तो वो अब भी बिना ब्लिंक किए सिर्फ उसे ही घूर रहा था। उसका फेस उस कैंप फायर की ऑरेंज लाइट में और भी खतरनाक लग रहा था। वानी को लगा कि वो अगर और एक सेकंड वहीं रुकी तो शायद वो उसके ऊपर टूट पड़ेगा। तो वो सबको बोलकर टेंट में सोने के लिए चली गई। लेकिन वानी को क्या पता था कि टेंट में एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। टेंट के पास पहुंचकर जैसे उसने टेंट की जिप को खोला, उसकी सांसें लिटरली रुक गई। टेंट के अंदर आयुष्मान सो रहा था। वानी का दिमाग ब्लैंक हो गया, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अगर आयुष्मान यहां है तो बाहर उनके साथ कौन है? उसने तुरंत कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और शुभम को कॉल किया और धीरे से बोली, तुम दोनों बिना आयुष्मान को कुछ बताए जल्दी से टेंट की तरफ आओ और ध्यान रखना आयुष्मान को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बात सुन के थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के बाद ही शुभम और आरव टेंट के अंदर आए और अंदर आकर उन दोनों ने भी जो आयुष्मान को सोते हुए देखा तो दोनों के दोनों फ्रीज हो गए। अब तीनों को ये क्लियरली समझ आ चुका था कि बाहर जो बैठा है वो आयुष्मान नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो चीज जो कोई भी थी वो एग्जैक्टली आयुष्मान की तरह ही बिहेव कर रही थी। अब तीनों ने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर उस एंटिटी को ये शक हो गया, पता चल गया कि हमें सब कुछ मालूम है, तो शायद वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो फिर से टेंट से बाहर आए। उन्होंने उस आयुष्मान के पास पहुंचकर कहा कि आयुष्मान, तुझे सोना नहीं है? तो उनकी बात सुनकर वो बोलता है, बहुत टाइम से सोया हुआ ही था, अब तो कुछ खा के सोऊंगा। और ये कहते हुए वो वानी की तरफ देख रहा था और ये बोलकर फिर वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुन के ये लोग नॉर्मल होने का बिहेव कर रहे थे और हंसते हंसते वो एकदम से अपनी गर्दन नीचे करके वापस बैठ गया। जैसे आयुष्मान अपनी गर्दन नीचे करके बैठा, वानी ने बिना टाइम वेस्ट के अपने बैग में हाथ डाला और रुद्राक्ष की माला निकालकर गले में पहन ली। मैं आपको बता दूं कि जब बस स्टॉप पर उसे लगा था कि माला घर रह गई है, एक्चुअली उसकी वो माला उसके बैग में ही थी। जब वो होटल में पहुंच के चेंज कर रही थी उस टाइम पर उसे वो माला मिल गई थी। और जैसे ही वानी ने वो माला गले में डाली, उधर टेंट के अंदर सोया हुआ आयुष्मान बाहर निकलकर आ गया। तभी तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर इन चारों में से कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। वो जो नकली आयुष्मान वहां बैठा था, इस आयुष्मान के आते ही उसका असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। वानी ने बताया कि उसका चेहरा बिल्कुल अजीब था, इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी चमड़ी बहुत ही अजीब और बहुत ज्यादा सफेद थी, आंखें उसकी पूरी काली थी और उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डेंस था और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि सबको उल्टी जैसा फील होने लग गया। चारों उसको फटी हुई आंखों से देख रहे थे और फिर वो धीरे से हंसा और एक अजीब आवाज में बोला, बहुत सालों से इंतजार कर रहा था मैं। और ये सुनते ही चारों को समझ में आ गया कि आज तो इनका गेम ओवर है। वानी, आरव, शुभम और असली आयुष्मान डर के मारे बस एक ही बात बोल रहे थे, हमें कुछ मत करना, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दो। और ये सब सुनकर उस एंटिटी के फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। और फिर अचानक से उसने एक ही झटके में आरव को पकड़ लिया और आरव को पकड़ते ही ये कुछ कर पाते कि अगले ही सेकंड में वो वहां से गायब हो गया। एकदम से वो आरव पे झपटा और पलक झपकते ही वो एंटिटी वहां से गायब हो गई। कुछ देर तक वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे सब लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ कि वो जो कोई भी चीज थी वो यहां से चली गई है। सबने राहत की सांस ली, एक दूसरे को हक किया कि भाई आज तो बच गए। शुभम नर्वसनेस के साथ बोला, भाई बच गए हम, अब इसी वक्त यहां से निकल लेते हैं। और जैसे जो उन्होंने बोला तो सबने एक बात नोटिस की कि आरव अब कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। वो बोला, इतनी जल्दी क्या है भाई, आज यहीं रेस्ट करते हैं, कल चले जाएंगे।
उसकी बात सुनकर वानी ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, हम अभी निकलेंगे। और जैसे उसने ये बोला, आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले आयुष्मान देख रहा था। सेम ब्लैंक स्टेयर, सेम क्रीपी एक्सप्रेशन। और उस नजर को देखते ही वानी सब कुछ समझ गई। इधर वानी कुछ बोलते उससे पहले शुभम बोलता है, भाई सच में कह रहा हूं, यहां पे कुछ भी ठीक नहीं है। और अगर घर वालों को पता चल गया ना कि हम में से किसी को कुछ हुआ है, तो वो हम सबको मार देंगे। शुभम की बात सुनते ही आरव धीरे से हंसा और फिर उसने गर्दन टेढ़ी करके कहा, तो क्यों ना मैं ही तुम सबको मार दूं। शुभम उसकी बात सुन के हंसने लगा। उसे लगा कि आरव मजाक कर रहा है, लेकिन वानी सब कुछ समझ चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि वो एंटिटी गायब नहीं हुई है, अब वो आरव के अंदर आ चुकी है। वानी बचपन से ही मंत्र, स्त्रोतम और रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस को जानती थी। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने बैग से रुद्राक्ष की माला निकाली और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज डर की वजह से कांप रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूअसली महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। और फिर उसने रुद्राक्ष को पानी के ग्लास में डाला और उस पानी का सबके ऊपर छिड़कना, मतलब सबके ऊपर छिड़काव करना शुरू किया। और जैसे ही वो पानी आरव पर गिरा, आरव एकदम से जोर जोर चिल्लाया लगा। उसकी चीख इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वो गुस्से में चिल्लाया, मत कर पागल, मैं तुझे भी मार दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वानी, शुभम और आयुष्मान ने हिम्मत करके आरव को पकड़ा और जबरदस्ती उसे वो रुद्राक्ष का मंत्र पढ़ा हुआ पानी पिला दिया। पानी पीते ही आरव कुछ सेकंड्स के लिए तो बिल्कुल ऐसे उसका सिर घूमने लग गया और फिर उसने शुरू की वॉमिटिंग। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वॉमिटिंग करना शुरू किया, इतना कि वो प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ। सबने उसे संभाला और उसके बाद वो लोग एक सेकंड भी वहां नहीं रुके। सबने जल्दी जल्दी सामान उठाया और रात के अंधेरे में ही वो लोग वहां से निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने किसी और से कोई बात नहीं की। सबके दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था। वहां से वो सीधा होटल पहुंचे और अगले दिन वानी की नानी के घर यानी आरव के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने घर वालों को पूरी बात बताई। नानी उनकी कंडीशन देखकर ही समझ गई थी कि कुछ तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। सबको बहुत बुरी तरह डांटा गया, लेकिन अगले ही दिन वो उन सबको लेकर एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने उन्हें देखते ही कुछ मंत्र पढ़े और फिर कुछ देर बाद उन्होंने इन लोगों से कहा कि जो तुम्हारे साथ था वो एक छलेड़ा था। उन्होंने बताया कि छलेड़ा एक बहुत ही डेंजरस भटकती हुई आत्मा होती है। ये वो एंटिटी होती है जो आपके साथ छल करती है, चाल चलती है, यानी एक तरह का छलावा। और उस खरगोश के रूप में वो इनके सामने आया था। क्योंकि खुद सोचो ना, रात के टाइम बिना वजह किसी भी जगह पर ऐसे आपको खरगोश दिखाई नहीं दे सकते। और खरगोश भी ऐसा जो बार बार रुककर आपको देख रहा हो, वरना खरगोश तो इतना शर्मीला प्राणी है कि आपको देखते ही वो झाड़ियों में गायब हो जाएगा। और जंगली खरगोश तो बहुत फुर्तीले होते हैं। बाबा ने ये भी बताया कि वो छलेड़ा उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, और अगर उस खरगोश का पीछा करते हुए थोड़ा और अंदर चले जाते तो उसी दिन इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता। लेकिन उस टाइम पता नहीं किस वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इनके साथ गाड़ी में आ गया। और जब ये लोग घूमने वहां गए तो वहां इनको अकेला देखकर उसने अपनी असली चाल चलना शुरू किया। वो तो महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राक्ष की माला की वजह से वो इन लोगों से दूर हो गया, वरना इनका बचना मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने इनका इलाज किया, लेकिन इसके बाद भी काफी टाइम तक, मतलब बाकी सब तो ठीक हो गए थे, लेकिन आरव की तबीयत बहुत लंबे टाइम तक खराब रही और काफी दिनों तक वो परेशान भी रहा। और आज भी जब कभी उस रात के बारे में बात की जाती है या उसे याद करता है तो अभी भी वो बुरी तरह से घबरा जाता है। हाँ, एक चीज और, वो आरव जो भगवान में नहीं मानता था, उस दिन के बाद से उसने और उसके अलावा इन चारों भाई बहनों ने, वानी तो पहले से ही पहनती थी, लेकिन बाकी तीनों भाइयों ने भी रुद्राक्ष की माला पहनना स्टार्ट कर दिया। जाते वक्त बाबा जी ने वानी से कहा था कि तुम पर शिव जी की बहुत बड़ी कृपा थी, शायद इसीलिए तुम इन खुद भी बच गई और इन सबको भी जिंदा वापस ले आई। और इस तरह से इन चारों कजिन्स के साथ ये एक इंसिडेंट हुआ जहां पर इन्हें मिला एक छलेड़ा यानी
छलावा। और इसीलिए कहते हैं रात को किसी सुनसान रास्ते में कोई जानवर अगर अजीब सी हरकत कर रहा हो तो उसके पीछे ना पड़े, चुपचाप अपने रास्ते पर निकल ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कोई जानवर ना हो, वो एक छलावा हो। वैसे क्या आपका कभी किसी ऐसे छलावे से सामना हुआ है या आपके किसी नोन का ऐसे छलावे से सामना हुआ है? मैंने कई बार ये सुना है कि जो छलावे होते हैं कभी इंसान के रूप में, कभी किसी बिल्ली के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के अंदर ये छलावा ने दिखाई दिया एक खरगोश के रूप में। क्या छलावे के और भी रूप होते हैं? आप जो भी कुछ जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।